हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ। ठीक है, द टर्म इज ड्राइव फ्रॉम ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये टर्म जो है ये कहाँ से ड्राइव हुई है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, ग्रीक से हुई है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब जब हम स्टडी करते हैं किसकी, स्मॉल स्मॉल लाइफ की या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल है, इसमें जो सेल है वो सिंगल है, इसमें एक ही सेल होता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड इज मल्टीसेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मनी यानी कि मोर देन वन जिसमें सेल होगा, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? मल्टीसेलुलर। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ए सेलुलर, जिनके मतलब लैकिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं लैक होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे वायरस की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिश की एक बुक, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। जिस बुक में क्या थी? ऑब्जर्वेशंस थी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो भी माइक्रोस्कोपिक जो भी वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखते थे, जो भी उन स्ट्रक्चर्स वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखते थे, जैसे सेल वॉल हो गया, है ना, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाकी सब जो भी सेल के स्ट्रक्चर्स थे जो उन्होंने देखे थे, तो ये सब कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी उस बुक के अंदर थी। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा चली। ठीक है, डिस्कवर, और इन्होंने जो है सेल को डिस्कवर किया, और डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया, और जो इन्होंने बताया, इन्होंने जो है ओक के जो ओक ट्री का जो शेल था, इन्होंने उनको किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, उन कंपार्टमेंट्स का नाम इन्होंने क्या रखा? सेल रखा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। देन आए हमारे पास ईयर 1674 में एंटोन वॉन लियोनहुक। एंटोन वॉन लियोनहुक जो थे उनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोलते हैं? उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इन्होंने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने डिस्क्राइब किया और डिस्कवर किया किसको? लिविंग सेल्स को। लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लियोनहुक ने। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी। ठीक है, यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने डिस्कवर किया। थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस जर्म थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी उसका ये सिंपल सा मकसद था, उसका ये मकसद था कि जो हमारे पास लाइफ जो है वो कहाँ से अराइज होती है? नॉन लिविंग मैटर से। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मीट का पीस रख दूँ, ठीक है, जो कि हमें पता है कि मीट का पीस जो है वो डेड होता है ना, वो नॉन लिविंग है, तो उसके ऊपर जब आके बहुत देर के लिए मैं रख दूँ, उसके ऊपर जब आके बैक्टीरिया, फंगस लगेगा, तो ये सब जो होता है ये लिविंग होता है। तो ये बोलते थे कि इनका ये मतलब था कि जो हमारे पास ये जो नॉन लिविंग से जो लिविंग क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे जब बहुत सारे चावल जहाँ पे रखे जाते थे वहाँ पे चूहे आ जाते थे, तो ये बोलते थे कि चूहे कहाँ से आए हैं? नॉन लिविंग से लिविंग का ये हुआ है, क्या हुआ है? अराइज हुआ है। फिर हमारे पास आया, इसको भी आगे जाके इस थ्योरी को क्या किया गया? डिस्कार्ड किया गया। लोगों ने इसको फिर साइंटिस्ट ने आगे जाके इसको डिस्कार्ड किया। फिर आया हमारे पास 1840। 1840 में जॉन स्नो एंड कॉलरा, इन्होंने क्या बताया? लोग पहले बोलते थे कि कॉलरा बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि एयर में कुछ प्रॉब्लम है, एयर में, हमारी हवा में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसा पॉइजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से कॉलरा हो रहा है। लेकिन आगे जाके पता चला कि कॉलरा, इन्होंने इनको बताया कि कॉलरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ नहीं है, वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इसका मतलब आपके वाटर में कुछ इन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया कि वाटर में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा पॉइजन है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉलरा हो रहा है। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि स्प्रेड ऑफ कॉलरा क्यों हो रहा है। फिर हमारे पास आए 1857 में लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन जो होती है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास क्या, कितने ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? हमारे ग्लूकोज में
6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन आगे जाके टूटते हैं 3 कार्बन और 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन आगे जाके 2 कार्बन प्लस CO2 में टूट जाते हैं। ठीक है, जिसका जो का होता है फर्मेंटेशन जो होती है वो कहाँ से कॉज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है। और इन्होंने डेवलप किया पास्चुराइजेशन टू प्रिवेंट फूड। इन्होंने बताया कि पास्चुराइजेशन जो होती है उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड स्पॉइलेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर पे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर को बॉयल किया, जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क को, दूध को हम घर पे गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं ताकि जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं जो उसको खराब करने वाले हैं। जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, फिर हम 2-3 दिन के बाद उसको गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, जो जो भी हम वेजिटेबल बना रहे हैं, फिर उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाती है, तो हमारा जो है फूड की स्पॉइलेज नहीं होती है। ठीक है, फिर आया ईयर 1861, जिसमें क्या हुआ, लुइस पॉस्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बताया। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या बताया, इन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, फिर ईयर आया 1867, जिसमें जोसेफ लिस्टर ने क्या बताया, पहले जो सर्जरीज होती थी, पहले जो ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरीज होती थी, उनमें क्या होता था, उन सर्जरीज में एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। इन्फेक्शन क्यों हो रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमारी सर्जरी होती है तो हमारा ब्लड जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो जाता है। एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो जाता है तो जो भी हमारे पास बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट हैंड वॉशिंग एंड ऑल दैट वो क्या करते थे, वो सर्जरीज के लिए डॉक्टर्स जाते थे। तो इन्होंने, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया सर्जरी में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो होने लगे आफ्टर सर्जरी, जो इन्फेक्शन होने लगे वो कम होने लगे, और इन्फेक्शन जब कम होने लगे तो लोग जो है उनकी डेथ जो है वो कम होने लगी। फिर आता है ईयर 1876, जिसमें रॉबर्ट कोच आए। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, अपनी कोच पॉस्टुलेट्स दी, जिसने बताया कि कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज को ही कॉज करते हैं। यानी कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये स्पेसिफिक डिजीज को ही कॉज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हमारे पास आया ईयर 1882, ये भी रॉबर्ट कोच ने बताया। रॉबर्ट कोच ने ये बताया कि इन्होंने बताया कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या बैक्टीरियम कॉज करवाता है, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये टीबी को कॉज करवाता है। ये किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने बताया कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक डिजीज को ही कॉज करवाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं आपको रिवाइज करवाने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस में हमने पढ़ा एंटोन वॉन लियोनुक, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप कॉल्ड, और इन्होंने उसका नाम क्या रखा, एनिमल क्लूज। ठीक है, रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें, ईयर 65 में इन्होंने डेड सेल को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने पब्लिश किया अपनी बुक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ऑब्जर्व किया सेल्स को इन क्रॉक एंड कॉइन द टर्म सेल, और सेल टर्म जो किसने कॉइन की, इन्होंने कॉइन की। फिर हम बढ़ते हैं जर्म थ्योरी एंड डिजीज कॉजेशन के बारे में। फेरेंसिको रेडी 1668 में इन्होंने डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जो बता रही थी कि नॉन लिविंग जो है वो लिविंग को क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने डिसअप्रूव किया उस थ्योरी को, और इन्होंने बताया, कैसे बताया, मीट एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने दिखाया। फिर आता है लुइस पॉस्टर ने क्या बताया कि 1861 इन्होंने डिसअप्रूव किया, किसको डिसअप्रूव किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव किया यूजिंग स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क, यहाँ पे फ्लास्क अगर आप देख सकते हो तो ये फ्लास्क यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी जो ये नेक जो थी इसकी, ये स्वान टाइप की इसकी नेक थी, जहाँ पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। फिर अगर हम इसको तोड़ देते थे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट में जो यहाँ पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट हो जाते थे। ठीक है, डेवलप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, उन्होंने डेवलप किया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ही है वो डिजीज को कॉज करते हैं। फिर आए रॉबर्ट कोच 1876 में, मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोच पॉस्टुलेट्स दी, जिसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक डिजीज को ही कॉज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो टीबी का बैक्टीरिया है वो टीबी ही कॉज करवाएगा। फिर आता है रॉबर्ट कोच जो है ट्यूबरक्लोसिस में, मैंने आपको बताया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। फिर आता है एडवांस सर्जरीज में, हमने ये एडवांस और इम्यूनोलॉजीज में हमने क्या पढ़ा कि जोसेफ लिस्टर ने 1876 में इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक सर्जरी यूजिंग कार्बोलिक एसिड, यानी कि अगर आप कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल का यूज करोगे तो प्रिवेंट कर सकते हो आप इन्फेक्शंस को। ठीक है, देन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एडवर्ड जेनर की ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि सबसे पहले वैक्सीन को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। मैं आपको सबसे पहले वैक्सीन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ।
हमारी बॉडी में ना इम्यून सिस्टम होता है, आप सबको पता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या प्रिवेंट करवाता है हमें किससे, फॉरेन बॉडी से। जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं, हम बोलते हैं कि आप स्किन को जो है पार करके आओ तो फिर आप लड़ सकते हो। जैसे हमारे टीयर्स हो गए, हमें आंसू आते हैं, वो भी हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है, ठीक है। या फिर एसिड जो हमारे पेट में मौजूद एसिड होता है वो भी हमारे पास इम्यून सिस्टम का ही काम करता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। जब हमारी बॉडी में अब किसी भी तरीके से जो हमारी बॉडी में इन तीनों को क्रॉस करके जो हमारा फॉरेन जो ऑब्जेक्ट जो है, फॉरेन बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर चली गई है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाती है बॉडी का, कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कराओ, ताकि वहाँ पे जो जो भी हमारे पास फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो रह ना पाए, और वो बिल्कुल वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दो बिल्कुल ही वो जल जाए, ठीक है, ऐसा वाला क्रिएट हो गया। अब जब हमारे पास टेम्परेचर से भी काम नहीं चलता तो हमारे पास आती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या बोलती हैं, एंटीबॉडीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय करती है हमारे फॉरेन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमारी एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरी बॉडी में एंटर किया फॉरेन ऑब्जेक्ट जो उससे पहले कभी नहीं किया है, फॉरेन ऑब्जेक्ट ने एंट्री मार के जो है 4 से 5 दिन लगते हैं फॉर एंटीबॉडीज़ को उसके खिलाफ डेवलप होने में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है फॉल्स एंड मतलब कि फॉल्स फॉर एग्जांपल एनिमी को घुसाया जाता है, ठीक है, कि आप जो है एंटीबॉडीज़ पहले से ही डेवलप करके रखो ताकि आपको 4 से 5 दिन ना लगे। जैसे आपके सबको जो है कोविड वैक्सीन लगाया गया होगा, है ना। कोविड वैक्सीन में क्या हुआ, जब आपको कोविड वैक्सीन लगाया गया तो 4 से 5 दिन जो है आपको बुखार, किसी को 4 से 5 दिन में बुखार आ गया, है ना, कि आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ तैयार कर रही है ना, कि वो जो है पहले उसने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है ना, वो एंटीबॉडीज़ फिर तैयार की। अब जब भी कोई ऐसा ही कोविड वैक्सीन जैसा वायरस आएगा तो एकदम से वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएंगी वो एंटीबॉडीज़, तो उसी को हम वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया कि वैक्सीन किसको बोलते हैं। तो वैक्सीन जो है हमारे पास फॉल्स एक अलार्म होती है बॉडी के लिए कि आपको जो है एंटीबॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है और एंटीबॉडीज़ को उसके खिलाफ लड़ाना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ऐसे ही जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो क्रिएट की गई। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को कैसे क्रिएट किया गया, हमारे पास देखा गया यूज काउपॉक्स वायरस को इसमें यूज़ किया गया, काउपॉक्स वायरस का स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को क्रिएट करने के लिए। ये जो काउपॉक्स वायरस होता था ये काउज में होता था, क्या होता था, काउज में होता था। अब ये जो है हमारे पास फर्स्ट वैक्सीन है, ठीक है। इसको क्या किया गया, ये जो काउपॉक्स वायरस है इसको ये जो है इंजेक्ट किया गया एक चाइल्ड में, एक बच्चा था उसमें इसको इंजेक्ट किया गया। जब इसको इंजेक्ट करने के बाद 4 से 5 दिन इंजेक्ट करने के बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर इसमें क्या डाला गया, उसको उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला गया। जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस उसमें डाला गया तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये जो काउपॉक्स वायरस था उसने जो है एंटीबॉडीज डेवलप कर दी थी किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ, ठीक है। तो टेस्टेड ऑन चाइल्ड प्रूविंग इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक डिस्कवरीज की, ठीक है, और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की। अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की 1982 में ये डिस्कवर हुई, ठीक है। डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी ये पेनिसिलिन थी जो कि किल करती थी किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। फिर था हमारे पास नेक्स्ट जो आया, फिर हम बात करते हैं सेल्मन वॉक्समैन के बारे में जिन्होंने स्टेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया, जो कि स्टेप्टोमाइसिन जो डिस्कवरी थी वो किसके इफेक्टिव अगेंस्ट किसके खिलाफ थी, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जॉन स्टॉक एंड एल्बर्ट सेबन की। इन्होंने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया 1950s में, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने फिर आगे हम बात करते हैं 1940s की। अगर हम बात करें तो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें हुआ, ठीक है। मास प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया।